हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं AWS एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में। कल हमने AWS की हिस्ट्री देखी थी। पहले हमने देखा था कि क्वाड्रेंट मैजिक क्वाड्रेंट में AWS नंबर 1 क्लाउड प्रोवाइडर है। उसके बाद अब हम बात करते हैं AWS के एडवांटेजेस क्या है, क्यों AWS नंबर 1 बना हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि AWS वो फर्स्ट क्लाउड प्रोवाइडर है जिसने क्लाउड का कॉन्सेप्ट दिया और उसे मार्केट में लॉन्च किया। सबसे पहले मार्केट में आने के कारण इसका जो ट्रस्ट बना मार्केट पर, वो बहुत अच्छा ट्रस्ट बन गया और आज भी सबसे नंबर 1 पे ये इसीलिए बना हुआ है क्योंकि मार्केट में इसकी ट्रस्ट बनी हुई है। इसके अलावा भी इसके कई सारे फीचर्स हैं, रिलायबल है, सिक्योर्ड है। तो बैकअप और रिस्टोर का डेटा जो देता है, ये फीचर इसका भी बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथली वर्क करता है। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, बहुत सारी सर्विसेज इसमें कोलैबोरेट हो रही हैं। एक्सेसिबिलिटी बहुत एक्सीलेंट देता है, स्मूथ देता है। यहाँ तक कि हम बात करें तो AWS का जो हमारा इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ 99.999%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि AWS गारंटी देता है कि ऑल ओवर ईयर में 2 आवर्स से ज़्यादा, 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा AWS की सर्विसेज कभी डाउन नहीं रहेंगी और अगर इससे ज़्यादा डाउन रहती हैं तो AWS अपना जितना भी रेंट है उसे फ्री कर देगा। तो ये जो अवेलेबिलिटी इसने दे रहा है, अवेलेबिलिटी की गारंटी दे रहा है, ये बहुत अच्छा फीचर है जिसके कारण इसका मार्केट पे ट्रस्ट बना हुआ है। तो एक्सेलेंट एक्सेसिबिलिटी है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट है, मोबालिटी है। आप इसको मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कहीं भी यूज कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। ये तो क्लाउड का ही फीचर है। पे एज पर यूज, जितना आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पे करेंगे। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी दे रहा है, डेटा सिक्योरिटी दे रहा है। इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, जो मैंने क्लाउड में ऑलरेडी बता रखा है कि ये क्लाउड का ही फीचर है। तो AWS जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर होंगे तो वो सारी चीजें तो आपको देंगे ही देंगे। तो एक चीज इसमें बस याद रखिए कि अवेलेबिलिटी की जो गारंटी दे रहा है वो AWS दे रहा है 99.999% का। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है जिसके कारण मार्केट में इसकी ट्रस्ट है। नेक्स्ट है AWS का डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके प्रेमिसेस की स्मूथ होनी चाहिए। अगर इंटरनेट डाउन है तो आपकी पूरी कंपनी बंद है क्योंकि आपके सारे सर्वर, सारे स्टोरेज इंटरनेट पे, क्लाउड पर ही है और जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनेगी आपको वो चीज एक्सेस नहीं होगी। तो आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी स्मूथ होनी चाहिए। इंटरनेट पे डिपेंडेंसी आपकी बढ़ गई है। दूसरा, वेंडर लॉक। अगर कोई फीचर मुझे AWS का अच्छा लग रहा है तो मैं AWS में यूज करते हुए वो AWS की डील ले ली, लेकिन हो सकता है कोई सर्विस ऐसी हो जो Azure की भी अच्छी हो, मैं चाहती हूँ कि वो सर्विस भी मैं यूज कर लूँ, तो वो नहीं हो सकता। एक वेंडर की जिसकी सर्विसेज हमने अपनी कंपनी में डील बना ली है, उसी क्लाउड प्रोवाइडर की सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। दैट इज वेंडर लॉक। हम किसी भी एक क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज यूज करेंगे प्रेमिसेस के अंदर और उसकी सर्विसेज को यूज करेंगे। तो दैट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ AWS क्लाउड प्रोवाइडर। AWS स्टैंड्स फॉर Amazon वेब सर्विस। तो अब हम इसकी बात करते हैं AWS के अंदर रीजंस और अवेलेबिलिटी जोन की। अगर इसके AWS का लास्ट डे मैंने आपको बताया था कि AWS का जो हेड ऑफिस है वो हमारा वॉशिंगटन में है, वहां पर है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड अपनी क्लाउड प्रोवाइडिंग की सर्विस दे रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल और इतना स्मूथ, इतनी अवेलेबिलिटी की गारंटी कैसे दे रहा है? क्योंकि इसने अपने जो अपना हेड डेटा सेंटर बनाया, उसके अलावा इसने अपने को डेटा सेंटर्स भी बना रखे हैं। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ इंडिया के दिल्ली में बैठ के आप कह रहे हो कि मेरे को AWS की डेटा एक्सेस करना है, तो क्या वॉशिंगटन से यहाँ तक का डेटा एक्सेस करना इतना स्मूथ होगा? क्यों? क्योंकि डिले टाइम बढ़ जाएगा। जितनी सारी सर्विसेज, हमारे सारे सर्वर, सारा स्टोरेज हमारा वॉशिंगटन से एक्सेस हो रहा है तो डिले टाइम बढ़ रहा है। अगर इसकी बजाय हमारे कोई नियर अबाउट रीजन होता जहां पर हमारा डेटा सेंटर कहीं बगल में होता, तो हम वहां से बार बार एक्सेस करते तो हमारा डिले टाइम क्या हो जाता? कम हो जाता। तो बेसिकली AWS region says what it is a separate geographical area. AWS region are separate geographical area. AWS region consists of
मल्टीपल फिजिकल सेपरेट आइसोलेटेड। ये समझने से पहले आप ये समझिए कि जो ये सेपरेट जियोग्राफिकल एरिया कह रहा है ये किस टर्म्स में कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है आपका कोर डेटा सेंटर। आपका वॉशिंगटन में एक हेड डेटा सेंटर तो है ही है, उसका एक को डेटा सेंटर हमने कहाँ पे खोला, अपने नियर अबाउट जियोग्राफिकल रीजन में खोल लिया। और यहाँ से अब हमारे जो अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन जस्ट एज्यूम करो जैसे टावर है, तो ये हमारे एक रीजन के अंदर जो है मल्टीपल फिजिकल आइसोलेटेड सेपरेट अवेलेबिलिटी जोन्स हैं जो उसे एक्सेस करने का फीचर दे रहे हैं। तो एक रीजन के अंदर मल्टीपल सेपरेट अवेलेबिलिटी जोन्स हो सकते हैं जो लो लेटेंसी, हाई थ्रूपुट और हाई रिडंडेंट नेटवर्किंग पर काम कर रहे हैं। तो जो नियरेस्ट हमारा रीजन और अवेलेबिलिटी जोन होगा उससे हम एक्सेस करेंगे ताकि हमारी जो हाई थ्रूपुट है वो मिले, रिडंडेंट नेटवर्किंग मिले और लो लेटेंसी पर काम हो। तो रीजन क्या है, को डेटा सेंटर्स हैं, और अवेलेबिलिटी जोन क्या है, एक डिस्टिंक्ट लोकेशन रीजन के अंदर है जो कि हमारे लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट पे काम करता है, यानी हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अगर मैं यहाँ पर बैठ के कहूँ कि हमारा नियरेस्ट रीजन और अवेलेबिलिटी जोन क्या है, तो हमारा नियरेस्ट अभी जब फ्री टायर आईडी बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने रीजन और अवेलेबिलिटी जोन आपको दे रहा है। तो जो हमारा नियरेस्ट रीजन और अवेलेबिलिटी जोन है वो है एशिया, मुंबई, पैसिफिक, यानी एशिया रीजन हमारा नियरेस्ट पड़ेगा और उसमें जो अवेलेबिलिटी जोन नियरेस्ट पड़ेगा वो मुंबई पैसिफिक पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरह से देखूं कि AWS के कितने रीजन्स हैं, तो 105 अवेलेबिलिटी जोन है और 33 जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, जो कि जिसमें से कि हम नियरेस्ट अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे और उस नियरेस्ट रीजन के नियरेस्ट अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर हम अपने सर्वर्स और ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आपको मशीन्स कॉन्फ़िगर करते समय, फीचर्स यूज करते समय ध्यान रखना है कि किस रीजन और किस अवेलेबिलिटी जोन के आप मेंबर बन रहे हो, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी वहीं से मिलेगी। दूसरी चीज क्या है, अभी इन्होंने 33 जियोग्राफिकल रीजन्स दिया है, लेकिन ये इन्होंने AWS ने कहा है कि ये 12 अवेलेबिलिटी जोन और 4 रीजन नियरेस्ट में फिर से डेवलप करने वाले हैं, जिससे इनकी एक्सेसिबिलिटी और अच्छी बन जाएगी। ठीक है, जैसे जर्मनी, मलेशिया, न्यूजीलैंड और थाईलैंड में ये अपने रीजन बनाने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपसे कहा कि एक रीजन के अंदर मल्टी अवेलेबिलिटी जोन है। मान लीजिए मैंने अपना डेटाबेस एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनाया, तो जब मैं इसका बैकअप ले रही हूँ तो बैकअप मुझे कहाँ रखना चाहिए, किसी दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में रखना चाहिए, ताकि अगर किसी कंडीशन में ये अवेलेबिलिटी जोन से हमारी कनेक्टिविटी टूट रही है या ये अवेलेबिलिटी जोन क्रैश हो रहा है, तो हम दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से अपने डेटा को रिकवर कर सके, यानी डेटा लॉस का रिस्क जो है वो कवर हो जाए। दैट इज कॉल्ड मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। तो आपको मल्टी अवेलेबिलिटी जोन का फीचर भी इसके अंदर मिलता है AWS के अंदर, जिससे कि आप अपना डेटा बैकअप जो है अच्छे जो है मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में रख के उसके डेटा रिस्क को कम कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट द रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन। तो मल्टी अवेलेबिलिटी जोन आपको डेटा बैकअप और रिकवर करने के लिए, इसके अलावा आपके एक्सेसिबिलिटी के लिए, स्मूथ करने के लिए यूज होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी एजेड। मल्टी एजेड मीन्स मल्टी अवेलेबिलिटी जोन, जिसमें कि हम अपने डेटा को सुरक्षित या मशीन को, मान लीजिए मैंने एक मशीन किसी X1 अवेलेबिलिटी जोन में बनाई, तो इसका बैकअप जो मैं रखूंगी वो कहाँ रख दूंगी, दूसरे X2 अवेलेबिलिटी जोन में रख दूंगी, ताकि अगर X1 करप्ट होता है तो मुझे X2 से अपना डेटा मिल जाए और अगर X2 करप्ट होता है तो X1 से मिल जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी अवेलेबिलिटी जोन। तो अब नेक्स्ट आता है कि ये तो सारे हमने AWS के फीचर्स देख लिए। अगर मैं AWS में अपना करियर बनाना चाहती हूँ तो हमें क्या क्या फील्ड्स मिल रहे हैं और हम कहाँ बना सकते हैं, या हमारे लिए कौन सा फील्ड बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आपने अभी तक नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा, आपने सर्वर्स पढ़ा, लिनक्स पढ़ा, CCNA पढ़ा, तो ये सारे आपके नेटवर्किंग के फील्ड है। तो नेटवर्किंग के लिए कौन सा फील्ड सुटेबल होगा और AWS कितने तरह के फील्ड्स प्रोवाइड करता है इसके बारे में देखते हैं। तो AWS सर्टिफिकेशन किस में देता है, सबसे पहले आर्किटेक्ट में करता है, डेटा साइंस यानी डेटा इंजीनियरिंग में देता है, ऑपरेशंस में देता है और डेवलपर में देता है।
देखिए, आपको अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आर्किटेक्ट लेवल हम सबसे बाद में देखेंगे क्योंकि यही हमारा फील्ड है। डेटा इंजीनियरिंग कौन करेगा? जो डेटा के ऊपर काम कर रहा हो। आपको अगर डेटा साइंस की नॉलेज है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं तो डेटा इंजीनियरिंग करेंगे। अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना है, उसके बीटेक किया हुआ है, आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप क्लाउड की प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो तो आप ऑपरेशंस में जाओगे। डेवलपर और ऑपरेशन, डेवलपर मतलब हम बीटेक से प्रोग्रामिंग सीखे हुए हैं, हमें स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी आती है, तो हम कहेंगे कि अगर बीटेक आपका बैकग्राउंड है तो आप डेवलपिंग लाइन में जाइए क्योंकि वहां पर आपको कोडिंग करनी होती है। और ऑपरेशन मींस लॉन्चिंग करना होता है। मैंने कोई सर्विस स्क्रिप्ट की, दैट इज द डेवलपर, और उसे लॉन्च किया, दैट इज द ऑपरेशन। इसीलिए इन दोनों के ऊपर देखिए डेवऑप्स बन गया। डेवलपर स्क्रिप्टिंग है, यानी स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और ऑपरेशन यानी लॉन्चिंग की आपको फीचर चाहिए, और इन दोनों का एसोसिएट लेवल करने के बाद जो प्रोफेशनल लेवल है वही बन जाता है डेवऑप्स। तो अगर आपको डेवऑप्स का फील्ड चाहिए तो आप ऑपरेशन डेवलपर करके नेक्स्ट लेवल डेवऑप्स कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग के लिए अगर मैं बात करूं तो नेटवर्किंग के लिए जो सबसे बेस्ट फीचर है वो आपका आर्किटेक्ट लेवल है, जहां हम उन सर्विसेज को डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम यूज करना सीख रहे हैं। कि AWS ने मशीन बनाने का फीचर दिया तो हम कैसे मशीन बनाएं, AWS ने VPC बनाने का फीचर दिया तो हम कैसे VPC बनाएं। यानी कि केवल हम सर्विसेज को अपने प्रीमिसेस के अंदर यूज करना सीखेंगे, और इस कोर्स का ही नाम है SAA, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। यहाँ देखिए SAA, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है। पहले C01 सर्टिफिकेशन आया था, फिर C02 सर्टिफिकेशन आया, मीन्स थोड़ा थोड़ा जो डेवलपमेंट हुआ उसके हिसाब से इन्होंने सर्टिफिकेशन बदला है। जो अब लेटेस्ट अभी चल रहा है वो C03 चल रहा है। तो आपको C02 C03 के बारे में नॉलेज चाहिए। लेकिन इन सारी फील्ड्स को करने के लिए जो सबसे मेन है वो आपका क्या है? क्लाउड प्रैक्टिशनर है। क्लाउड प्रैक्टिशनर के अंदर हम क्या करते हैं? आपको बेस देते हैं। व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड होता क्या है, क्लाउड की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लाउड मॉडल्स क्या है, क्लाउड की टाइप्स क्या है, NIST क्या है, क्लाउड स्टोरेज क्या होता है। यानी जो हमने लास्ट वीक पूरा आपके क्लाउड का फंडामेंटल पढ़ा वो क्लाउड फाउंडेशनल कोर्स है, क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स। तो आपका वो पूरा सिलेबस इस पूरे पार्ट को बिलोंग करता है। अब हमने क्लाउड प्रैक्टिशनर कंप्लीट कर लिया, अब हम एसोसिएट लेवल पर आ गए, यानी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का कोर्स कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड AWS SAA C02 एंड C03 सर्टिफिकेशन। तो SAA क्या बिलोंग करेगा? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट C02 C03। इसके अंदर आपको AWS की इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मैजिक क्वाड्रेंट, यहाँ तक हम कर चुके हैं कल तक की क्लास में। अब हम नेक्स्ट करेंगे AWS की फ्री टायर ID बनाना, फिर उस पर MFA मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे अप्लाई करते हैं, EC2 विंडोज मशीन कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसको, फिर EC2 लिनक्स मशीन कैसे बनाते हैं, S3 टेक्स्ट फाइल अपलोड कैसे करते हैं, यानी हम क्लाउड के थ्रू अपनी टेक्स्ट फाइल शेयर करना चाहते हैं तो वो फाइल कैसे शेयर करेंगे, वर्जनिंग क्या होता है, क्या बेनिफिट है वर्जनिंग का, ये सीखेंगे। स्टैटिक वेब होस्टिंग क्या होता है, कैसे हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे। IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, जिसके अंदर यूजर ग्रुप रोल्स पॉलिसी क्रिएट करना और मैनेज करना सीखेंगे। VPC कैसे बनता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कैसे बनता है, ये सीखेंगे। EC2 विद इन VPC, अपने VPC के अंदर अपनी मशीन बनाना कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। ELB इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, अगर हम अपने सर्वर का लोड बैलेंस करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। रूट 53 DNS कैसे मेंटेन होता है, रूट 53 आपको याद होगा DNS का पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था UDP 53, वहीं से नाम लिया गया है रूट 53। मीन्स ये DNS के लिए काम करता है। DNS क्या होता है, कैसे बनता है, इसके बारे में हम करेंगे। सर्वर में हम पढ़ चुके हैं कि DNS क्या होता है, यहाँ पर कैसे यूज करेंगे हम सिर्फ ये सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विसेज, कैसे नोटिफिकेशंस भेजते हैं अपने यूजर्स को, अपने एम्प्लॉयज को, वो देखेंगे। क्लाउड वॉच इज अ मॉनिटरिंग सर्विस ऑफ AWS। AWS के अंदर हम कैसे मॉनिटर करते हैं अपने सर्वर को, कैसे उनको कर सकते हैं इमरजेंसीज में,
कैसे अलार्म सेट कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हम क्लाउड वॉच के अंदर देखेंगे। डायनामोडीबी एसक्यूएल लैंग्वेज के बिना हम अपना डेटाबेस कैसे बनाएंगे, वो डायनामोडीबी में देखेंगे। आरडीएस रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज, एसक्यूएल के साथ हम अपना डेटाबेस कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। ईएफएस जो आपका है, ये लिनक्स बेस आपका एनएफएस सर्वर है, जैसे एनएफएस सर्वर आपने लिनक्स के अंदर किया, ठीक उसी तरह यहाँ पर हम ईएफएस करेंगे। शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल, एडब्ल्यूएस इतना बड़ा डेटाबेस अपने पास रख रहा है और अपने आपके प्रेमिसेस में उसे यूज करने को दे रहा है और फिर भी कह रहा है कि इट इज सिक्योर, तो ये कैसे सिक्योर हो रहा है ये हम देखेंगे शेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल के अंदर। तो बेसिकली AWS का SAA C02 C03 सर्टिफिकेशन कोर्स है जो ये सारे कैरिकुलम को कवर करता है। तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन एक के बाद एक देखेंगे।